हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। बहुत ही कम दिन रह गए हैं अब हमारे पीसीएस मेंस में, पंजाब पीसीएस मेंस के। तो आई होप आप अपनी जो प्रिपरेशन है अकॉर्डिंगली अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा जो फोकस है रहेगा केस स्टडीज़ के ऊपर। सो केस स्टडीज़ को आंसर करने का जो एक थंब रूल विच आई वुड सजेस्ट इज़ कि कुछ OLQs होते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, वो आपने ध्यान में रखनी है जब भी केस स्टडी को आंसर करना है। फॉर एग्जांपल ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, है ना, और इम्पार्शियलिटी। तो ऐसी चीज़ें जो कि एक कोई इंसान, ऑब्जेक्टिविटी, तो ये इंसान जो भी आपके पास, कोई ऑफिसर के पास कोई अपनी शिकायत लेकर जा रहा है या कोई सर्विस की डिमांड करने जा रहा है, तो वो ये चीज़ें दिमाग में सोच कर जाए कि ऑफिसर है तो इम्पार्शियल बिहेव करेगा ही करेगा, किसी को अनड्यू फेवर नहीं करेगा ना, ऐसी चीज़ें। और इसके बावजूद और चीज़ क्या है कि आपने ह्यूमेन रहना है। ठीक है, कि आपको उस सीट पर बिठाया गया है ताकि आप लोगों के काम आसानी से करवा सके, लोगों की ज़िंदगी बेटर कर सके, ना कि लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ाएं, है ना। तो ह्यूमेन रहना है हमेशा, हमने एथिकल रहना है। एंड बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं जो हम जनरली भी हमें फॉलो करनी चाहिए, वो क्या है कि लॉ के दायरे में रहकर चीज़ें करनी है। तो जो केस स्टडीज़ को आंसर करने का यही एक थंब रूल है विच आई वुड सजेस्ट, क्योंकि केस स्टडीज़ का कुछ राइट आंसर तो है नहीं कि बस ये केस स्टडी है तो इसका यही आंसर आएगा। वो आपकी अपनी इंडिविजुअल इमेजिनेशन पर चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं। एंड केस स्टडीज़ का बेसिकली आपको टेस्ट करने का, इनके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कमीशन का, कि जब आप ऑफिसर होंगे, वेरियस ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आप टफ सर्कमस्टांसेस में उलझ जाओगे, तो क्या आपके पास वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है। दिस इज़ व्हाट द कमीशन वांट्स टू टेस्ट। ठीक है, तो पहली केस स्टडी पर चलते हैं। तो ये रिलेटेड है जेंडर रोल से या जेंडर चेंज से रिलेटेड है बेसिकली, कि धीरे धीरे अब लोगों में अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस आ गई है अबाउट द जेंडर चेंज। एंड बहुत से ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं अपने जेंडर स्टेटस को दिखाते हुए। ठीक है जी, सो बेसिकली वेरियस जेंडर चेंज की एप्लीकेशंस आई हैं। तो अब आप उस अथॉरिटी के हेड हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं टू इशू द सर्टिफिकेट्स। तो अब आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं कि एक तो आपके पॉसिबल डिलेमास क्या होंगे, कि आपको वो क्या दो चीज़ें या तीन चीज़ें ऐसी क्या होंगी जो आपके दिमाग में रहेंगी कि जब भी आप सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो आपके दिमाग में वो क्या चीज़ें चल रही होंगी। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि आप पॉसिबल चेक्स क्या रखेंगे कि कोई जो अननेसेसरी इस चीज़ का फ़ायदा ना ले जाए, क्योंकि गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी एसोसिएटेड हैं इस चीज़ के साथ, है ना। तो आप कैसे ये चेक रखेंगे कि राइटफुल लोगों को ही सिर्फ जो वो सर्टिफिकेट है या जो गवर्नमेंट बेनिफिट है वो मिले। तो सबसे पहले पार्ट को जब आंसर करेंगे तो हम थोड़ा सा जेंडर के बारे में बता सकते हैं। सो इट comes out to be an introducing line as well, कि जो जेंडर है ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। एंड इसको असेस करने के लिए कोई मैकेनिकल मीन्स नहीं है हमारे पास, है ना, कि ऐसे देख के हम नहीं बता सकते, बिकॉज सेक्स इज़ डिफरेंट, जेंडर इज़ डिफरेंट। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है, जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, कि चाहे अ मेल वो भी अपने आप को फीमेल की तरह समझ सकता है। ये बेसिकली थोड़ा मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है जेंडर। ठीक है, तो कोई मैकेनिकल मीन्स नहीं है। तो पॉसिबल डिलेमास क्या रहेंगे एक तो जेन्युइननेस को लेकर डिलेमा रहेगा कि क्या जो इंसान सर्टिफिकेट लेने आया है क्या वो जेन्युइनली उस जेंडर को बिलोंग करता है या फिर वो गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए आ रहा है ना। तो इस रीज़न से क्या हो सकता है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स रह सकते हैं। तो ये एक तो डिलेमा रहेगा कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स ना रहें। दूसरा डिलेमा क्या हो सकता है कि रीज़न क्या है सर्टिफिकेट लेने का, कि क्या आई एम दैट मच बैक्ड बाय द जेंडर यार्निंग, कि भाई जिस जेंडर का हूँ मैं, मुझे वही जेंडर का दिखाना भी है लोगों को, तो आई वांट दैट सर्टिफिकेट। या फिर दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि मैं सिर्फ बेनिफिट्स लेना चाहता हूँ, अदरवाइज मेरा उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो डिलेमास किस साइड पर हैं, क्योंकि अब आप क्या हैं, ऑफिसर हैं जिन्होंने जो सर्टिफिकेट इशू करना है, तो आप उस साइड पर बैठे हैं चेयर के। तो यू आर थिंकिंग कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है जी, ओके। इसके बाद सिंस द इशू इज सो सेंसिटिव, तो एक कोई टूल इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है ना। तो राइटफुलनेस कैसे डिटर्मिन की जाए कि पक्का ही इस इंसान को सही सर्टिफिकेट इशू हो गया, क्योंकि मैकेनिकल तरीका तो नहीं है। तो इसीलिए ये एथिकल डिलेमा भी रहेगा कि मान लीजिए सर्टिफिकेट इशू करने के बाद या किसी को रिजेक्ट करने के बाद भी दिमाग में ये चीज़ रह सकती है कि शायद मैंने गलत करते हैं सही करते। तो ये कुछ एथिकल डिलेमाज हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट
कि दूसरा पार्ट क्या कह रहा था कि पॉसिबल चेक्स क्या करेंगे। तो अब ये जो डिलेमास हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली हम ये जो चेक्स हैं वो सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी टैंजिबल नहीं है, मैं देख के या किसी फिजिकल टूल से राइटफुलनेस को वेरीफाई नहीं कर सकता। तो इस सेंसिबिलिटी को एड्रेस करने के लिए क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक्सक्लूजन एरर कम से कम हो, कोई इंक्लूड हो जाए इज़ नॉट दैट बैड, जबकि कोई राइटफुल पर्सन जो कि डिज़र्व करता था वो एक्सक्लूड हो जाए, तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो इसीलिए इस आर्बिट्रेरीनेस को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या है, हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस करवा सकते हैं जो भी क्लेमेंट्स हैं उनका, ताकि हमारे पास एक साइंटिफिक डिडक्शन भी आ जाए, एक साइंटिफिक प्रूफ भी आ जाए कुछ उस लाइन पर पॉइंट करता हुआ, है ना, ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि एक ब्रीफ इंटरव्यू लिया जा सकता है उन लोगों का जो कि क्लेम करने आएंगे कि हमें सर्टिफिकेट दो, एंड इसको बाद में हम क्रॉस चेक कर सकते हैं विद द साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो हमने प्रोफेशनल से करवाया हुआ है। उसके बाद क्या है, वेरिफिकेशन प्रोसेस की बात करेंगे। तो इसमें क्या किया जा सकता है कि एक टीम को भेजा जा सकता है उन लोगों के रेजिडेंस या जो उनका नेबरहुड है या वर्क प्लेस है, इफ दे आर वर्किंग, तो कंफर्म करने के लिए, बेसिकली क्रॉस चेक करने के लिए। एंड उसके बाद क्या है कि जो डेपोनेंट है, जो क्लेमेंट है, उनसे हम एक टेस्टिमनी भी डिमांड कर सकते हैं, एफिडेविट टाइप, कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो वो सरकारी काम होता है पूरा, तो वो भी लिया जा सकता है टू बी ऑन द सेफर साइड। एंड उसके बाद लेकिन अब भी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो हम एक्सक्लूजन को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई बेनिफिट ऑफ डाउट है तो वो हम क्लेमेंट को ही देंगे। ठीक है जी, तो इसमें क्या हमने थोड़ा ह्यूमेन टच भी दे दिया इस चीज़ को, कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लोगों को रिजेक्ट करने के लिए बैठा हूँ। आई वॉन्ट कि जो डिज़र्व करते हैं, जो डिज़र्विंग है, राइटफुल हैं, उन्हीं को वो चीज़ मिली। ठीक है जी, आई होप आपको चीज़ें कुछ समझ आई होंगी इससे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बेसिकली है जीडीपी कैलकुलेशन एंड जीडीपी डेटा से रिलेटेड। तो द क्वेश्चन सेज कि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं जो कैलकुलेट करता है जीडीपी, एंड आपने रिसेंटली पाया कि जो इकॉनमी है वो इतना अच्छे से, उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छी पिक्चर नहीं दे रहे, दे प्रोवाइड अ ब्लीक पिक्चर ऑफ द इकॉनमी। तो आपकी रिपोर्ट को सभी लोग वेट भी कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है, एंड जो ऑपोजिशन एंड मीडिया है वो बार बार क्वेश्चंस उठा रहे हैं रिगार्डिंग द इकॉनमीज परफॉर्मेंस। एंड आप एक हाईली रिस्पेक्टेड एकेडमिशियन है ना, तो अगर मैं किसी डिपार्टमेंट के हेड हूँ तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि मेरे जो एथिकल एंड मॉरल लाइबिलिटीज़ हैं वो इंटैक्ट हैं, है ना। सो यू आर आस्क्ड टू हाइड द हु वाज आस्क्ड टू हेड द डिपार्टमेंट। सो अब आप बाय बाईपासिंग अ लॉट ऑफ अदर पीपल, तो अब यहाँ पर उन्होंने सिचुएशन को टफ कैसे कर दिया कि आप जो कि एक रिस्पेक्टेड एकेडमिशियन हैं ऑफ हाई इंटीग्रिटी एज वेल, आपको हेड चूज़ किया है किसी डिपार्टमेंट का बाय बाईपासिंग अ लॉट ऑफ अदर पीपल। तो जो मौजूदा सरकार है उन्होंने आपको हेड बना दिया, हालांकि आपके ऊपर भी बहुत सारे सीनियर लोग थे। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो कंसर्न्ड मिनिस्टर हैं, जब आप रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसे सेक्टर्स को छुपा दीजिए जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अब आप बताइए आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू गिव अ रीज़न एज वेल इफ़ यू वांट, कि सरकार फैक्ट्स को छुपाना क्यों चाह रही है ना। तो जो गवर्नमेंट का कंसर्न है वो ये नहीं है कि हम फैक्ट्स छुपाना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट बेसिकली बिकॉज दे आर नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग, वो इसीलिए फैक्ट्स को नहीं छुपा रहे, वो इसलिए छुपा रहे हैं कि जो नेगेटिव परसेप्शन है उसको वो काउंटर कर सकें। ठीक है, तो एक तो इस चीज़ की, इस थॉट की क्लैरिटी हमें होनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्यों फैक्ट्स छुपा रही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, बेसिकली दे वांट कि कोई नेगेटिव परसेप्शन ना रहे लोगों के दिमाग में, बिकॉज इट्स एन इलेक्शन ईयर एज वेल, है ना। तो लेकिन अब कमिंग बैक टू माई सेल्फ, अब मेरी क्या फोरमोस्ट ड्यूटी है कि मैं लोगों को एज इट इज़ जो चीज़ है, जो पिक्चर है उसको प्रेजेंट करूँ विदाउट लूजिंग माई एथिक्स, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने फेवर करके ऊपर बाईपास करके ऊपर बिठा दिया किसी पोस्ट पे, है ना। एंड दूसरी चीज़ कि मान लो गवर्नमेंट ने मुझे बाईपास करके बिठाया भी है, तो वो इसलिए नहीं बिठाया कि वो बाद में मुझसे फेवर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो इसलिए बिठाया होगा क्योंकि जो मेरी इंटेग्रिटी है, जो मेरा काइंड ऑफ वर्क था, वो उनको पसंद आया होगा, है ना। तो हम एथिकल लाइंस पर अगर सोचे तो यही रीज़न हो सकता है कि किसी जूनियर को किसी सीनियर के ऊपर क्यों बिठाएंगे। गवर्नमेंट नहीं चाहेगी ना कि कोई सीनियर ऐसा बन जाए जिसको खुद ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है उस काम की। तो अगर मैंने पीछे कोई अच्छा काम किया होगा तभी मुझे गवर्नमेंट ने ऊपर बिठाया, तो लेकिन रीज़न पीछे ये तो नहीं हो सकता कि हम इसको ऊपर बिठा देते हैं बाद में हम इससे फेवर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यही चीज़ है। तो इन द ट्रू
स्पिरिट ऑफ माई सर्विस मैं क्या करूँगा, आई विल प्रेजेंट द फैक्ट्स जैसे वो हैं। लेकिन अब जो मेरा रोल यहीं पर ख़त्म नहीं होता कि मैं आधे अधूरे फैक्ट्स देकर अपना जो पल्लू झाड़ लूँ। व्हाट आई वुड डू इज़ कि मैं दूसरे फैक्टर्स भी रखूँगा जिसकी वजह से जो नंबर्स हैं वो इस तरीके से आए हैं। एंड इसमें आई कैन शो द पिक्चर कि क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे वो ऐसे बन गए थे कि वो गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं था उनको कंट्रोल करना। एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, अगर कोई और सरकार भी होती तो हो सकता है जो रिजल्ट्स हैं वो सिमिलर ही आते, ठीक है। एंड इनफैक्ट हम स्ट्रेस करेंगे दूसरे सेक्टर्स पर भी जिसमें इकॉनमी ने आउट परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर बेंचमार्क्स, कि अगर कुछ सेक्टर्स ने ख़राब किया तो कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो हम एक रिलेटिव पिक्चर देंगे रादर दैन प्रोवाइडिंग अ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नहीं होती, थिंग्स आर ऑलवेज ग्रे, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर हम दिखाएंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ऑफ योर टीम मेंबर्स रिज़ाइन प्रोटेस्टिंग, कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है इस चीज़ में एंड इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी इरोड हो चुकी है। तो इसकी वजह से भी आपकी रिपोर्ट की वेरासिटी पर बहुत सीरियस डाउट्स कास्ट हो गए हैं। सो हाउ विल यू इंश्योर कि जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको मेंटेन किया जाए एंड द रिपोर्ट इज़ वेल रिसीव्ड बाय द मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो रेजिग्नेशंस हैं एंड द काइंड ऑफ एक्विजिशन मेड दे रेज सीरियस आईब्राउज, वो रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी को तो क्वेश्चन कर ही रहे हैं। लेकिन इन क्लाउड जो सस्पेशन का क्लाउड है इसको हम कैसे शेड कर सकते हैं, इट कैन बी शेड अवे बाय सेटिस्फाइंग द रीज़न। क्योंकि जब तक आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस नहीं करेंगे, लोगों के रीज़न को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ऐसे डाउट्स आते रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस लोग पोज करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे जो रिज़ाइनिंग ऑफिसर्स हैं कि वो अपने कंसर्न्स जो हैं रिपोर्ट के फैक्ट्स से रिलेटेड वो हमें लिख कर दें। एंड जो भी हम उनकी मिसकंसेप्शंस हैं उनको विल बी डीलिंग विद देम एज सुन एज पॉसिबल। कि मान लीजिए किसी फैक्ट के ऊपर किसी रिज़ाइनिंग ऑफिसर ने सवाल उठाए तो हम उसके पीछे का डेटा देंगे, कैलकुलेशंस बताएंगे कि कैसे हम इस फैक्ट पर पहुँचे हैं। दूसरी चीज़, अब अगर ये भी चीज़ लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही तो हम क्या करेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे जिसमें ओपन जो मे बी मीडिया या कोई भी जो लोग हैं वो अपने सवाल पूछ सकते हैं। एंड उससे रिलेटेड फिर हम जो रिपोर्ट है उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लोगों को बताएंगे, इनफैक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देंगे कि किस तरीके से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, ताकि जो भी सस्पेशन है उसको डन अवे कर सके। एंड फाइनली हम इंडिपेंडेंट मीडिया एंड दूसरे एक्सपर्ट्स को भी बोलेंगे कि वो अपना अनबायस्ड ओपिनियन दे, इस रिपोर्ट पर प्रॉपर डिबेट इनिशिएट करेंगे हम, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ें जो ये केस स्टडीज़ 2 हमने डिस्कस की हैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर आपके दिमाग में बना पा रही होगी कि हमारा काम सिर्फ गवर्नमेंट को डिफेंड करना या मान लीजिए गवर्नमेंट के अपोजिट बोलना नहीं है। हम एक जेन्युइन अनबायस्ड तरीके से कैसे चीज़ों को अप्रोच करेंगे वाइल बीइंग इन द गवर्नमेंट, बट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को अनड्यू फेवर कर रहे हैं। तो दिस कुड बी फ्यू ऑफ द मेथड्स जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। एंड फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी है आपके टाउन में एंड ये वन गो सोल्यूशन था फॉर अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन जो कि आपके एरिया में पढ़ते थे, बट पेंडेमिक की वजह से लाइब्रेरी को बंद करना पड़ा। एंड द लाइब्रेरी वाज द ओनली प्लेस वहाँ जहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे जिनके पास कंप्यूटर्स या इंटरनेट नहीं है वो एक्सेस कर पा रहे थे। बट अब लाइब्रेरी क्योंकि शट डाउन हो गई है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पुअर स्टूडेंट्स वो एक्सेस नहीं कर पा रहे अपनी ऑनलाइन क्लासेस का, एंड दैट आर बीइंग कंडक्टेड इन द ल्यू ऑफ द रेगुलर क्लासेस। तो अब ये आपके आसपास के बच्चों की ये प्रॉब्लम आ गई। तो आप एक गुड समैरिटन है ऑफ द टाउन एंड यू आर कंसर्न कि जो लाइब्रेरी की एब्सेंस है उसको उसकी वजह से स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो अब आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे, व्हाट वुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन सो एज टू बैलेंस द डिमांड जो कि स्टूडेंट्स हैं विद द फीजिबिलिटी ऑफ ओपनिंग द लाइब्रेरी अगेन। तो कैसे लाइब्रेरी को ओपन कराया जा सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, आप बताइए। आप एक नॉर्मल सिटीजन है, आपके पास अभी कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू बैलेंस द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द फीजिबिलिटी ऑफ ओपनिंग द लाइब्रेरी अगेन, हम कुछ ये फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ या जो लोग लाइब्रेरी को मैनेज करते हैं कि आप जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्लेस कीजिए, है ना। दूसरी चीज़, सैनिटाइजिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के हम जो भी
वेयरविदल है उसको फॉलो किया जा सकता है यहाँ पर। एंड मोर ओवर वी कैन रिक्वेस्ट कि जो लाइब्रेरी की टाइमिंग है उसको बढ़ा दिया जाए फ्रॉम द नॉर्मल वर्किंग आवर्स, सो दैट जो सिटिंग का लॉस हुआ है ड्यू टू दिस रीअरेंजमेंट उसको हम कंपनसेट कर सकें। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो बच्चे हैं वो पढ़ भी पा रहे हैं एंड लाइब्रेरी भी खुली है एंड सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो रही है। एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स को परमानेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, ताकि अगर कोई पॉजिटिव केस कहीं आए भी तो हम उस पूरे ग्रुप को ही क्वारंटीन वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो वायरस का स्प्रेड है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था। एंड एक और सजेशन क्या हो सकता है कि हम जो बुक्स को इशू करने का टेन्योर है वो बढ़ा दें। मान लीजिए पहले हफ्ते के लिए इशू होती थी, तो अब हम 2 हफ्तों के लिए कर दें, ताकि जो स्टूडेंट्स जो वहाँ पर आकर बुक्स इशू करवाने ही सिर्फ आते हैं उनको उनके जो विजिट्स हैं वो रिड्यूस किए जा सके। सो ये कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता था कि जिसके थ्रू आप ये बैलेंस मेंटेन कर सकें। दूसरा क्वेश्चन है कि आपके ओपिनियन में व्हाट आर द वेज जिसके थ्रू आप अनइंटरप्टेड स्टडीज़ जो हैं स्टूडेंट्स की वो इंश्योर कर सकते हैं who are more dependent on public resources, है ना। तो अब इस केस में क्या कर सकते हैं हम, तो जो एजुकेशन है ऑफ द स्टूडेंट्स मोस्ट डिपेंडेंट ऑन पब्लिक रिसोर्सेज, उन्हीं को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर ऑलरेडी मैं घर पे अपने इंटरनेट से या अपने डिवाइसेस पे पढ़ रहा हूँ तो मुझे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा चाहे पब्लिक लाइब्रेरी खुली है या बंद है। लेकिन जो लोग डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंडेंट थे उन्हीं को फ़र्क पड़ रहा है। तो उनकी स्टडीज़ की जो इंटरप्शन है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या किया जा सकता है, लो कॉस्ट इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस उनको दी जा सकती हैं, जिनमें उनको स्टडी मटेरियल जो ऑनलाइन अवेलेबल होगा उसका एक्सेस दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो टेलीविज़न चैनल्स हैं जैसे स्वयं प्रभा है जो कि आपके टीवी पर ही आते हैं, टू टीच स्टूडेंट्स एट होम, इनको एक्टिवेट किया जा सकता है, इनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है या ऐसे इनिशिएटिव्स और चलाए जा सकते हैं। उसके अलावा क्या है, गवर्नमेंट को फ्री इंटरनेट एंड जो डिवाइसेस हैं बीपीएल स्टूडेंट्स को वो इंश्योर करवानी चाहिए। जैसे आपको इफ़ यू कैन रिमेंबर बहुत टाइम पहले एक फ्रीडम नाम की कंपनी आई थी जो कह रही थी कि हम 1000 रुपीज़ में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको स्मार्टफोन देंगे इंटरनेट अनेबल्ड। तो लेकिन अभी एट प्रेजेंट तो वो चीज़ फ्रक्टिफाई नहीं कर सकी। लेकिन ऐसी चीज़ें हम सजेस्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट लो कॉस्ट डिवाइसेस जो कि बेयर मिनिमम इंटरनेट की एक्सेस वगैरह दे पा रहे हों, तो ऐसी चीज़ें वो बीपीएल स्टूडेंट्स में तो एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूट करें एंड विद फ्री इंटरनेट ऑफ कोर्स, ताकि उनको बार बार कोई रिचार्ज या ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्री रिकॉर्डेड हम जो कोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फिजिकल या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ताकि जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है वहाँ पर भी लोग उसको अनइंटरप्टेड देख सकें। एंड जो एजुकेटेड सोशली अवेयर लोग हैं स्मॉल ग्रुप्स में वो पढ़ा सकते हैं पर्सनल लेवल पर अपने आसपास के स्टूडेंट्स को। जैसे हमने लॉकडाउन के टाइम पर भी देखा था, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में काफ़ी ऐसे टीचर्स थे, या इनफैक्ट कश्मीर में ऐसे स्टूडेंट्स ही थे हायर क्लासेस के जो अपने से छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे उस टाइम पर, है ना। तो ऐसी चीज़ों को हम इंश्योर करवा सकते हैं अगर पॉसिबल हो, ताकि जो इंटरप्शन है उन बच्चों की उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप यहाँ से सिर्फ आइडिया ले सकते हैं कि कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है। अदरवाइज़ जो आप पेपर में केस स्टडी अटेम्प्ट करेंगे दैट वुड बी टोटली आपके खुद का मेंटल कंस्ट्रक्ट होगा। तो कितना वाइड स्प्रेड आप सोच सकते हैं चीज़ों के बारे में, उसी के ऊपर डिपेंड करेंगी चीज़ें। तो थोड़ा अपना सोच का दायरा हमें वैसा रखना है। ऑल्दो पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन आई होप कि जो बेसिक हमने चीज़ें डिस्कस की थी, एक तो जो ह्यूमेन रहना है, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, है ना, और लॉ के बाउंड में रहकर ही अपना जो काम है करना, तो इससे भी काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।